राजन अपने रूम में जाकर थोड़ी देर लेट जाता है, लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है कि उठकर काव्या के कमरे की तरफ जाता है और देखता है काव्या के रूम की खिड़की खुली हुई है। ये देखकर राजन थोड़ा डर जाता है और वह सारी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद करता है और फिर दरवाजे को भी अच्छी तरह से बंद करके चेक करता है और फिर बच्ची की तरफ देखता है और उन दोनों के पास जाकर धीरे से काव्या के माथे पर एक किस करता है और उस बच्ची के माथे पर भी एक किस करता है। वह रूम से बाहर आकर दरवाज़ा अच्छे से बंद करता है और फिर अपने रूम में जाकर लेट जाता है। लेटते ही उसे जल्दी से नींद आ जाती है, क्योंकि वह काफ़ी थक चुका था, इसलिए उसे जल्दी नींद आ जाती है। इधर रवि भी लिविंग रूम के सोफे पर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए जल्दी ही सो जाते हैं। इधर एयरपोर्ट पर एक आदमी काफ़ी अच्छी खासी पर्सनालिटी वाला फ्लाइट में बैठता है और अपने मन में कहता है, ये शेर खान बिना मुझे कहीं भी बुला लेता है। समझ नहीं आता, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा अच्छा खासा एक अस्पताल है जिसमें मैं सर्च भी करता हूँ, लेकिन नहीं, लोगों को तो लगता है कि मैं फ्री हूँ, जब चाहे मुझे कहीं भी बुला लेते हैं। क्या हो गया है बंदिश को? कहीं एलर्जी तो नहीं हो गई है? कब से बंदिश की एलर्जी पर ही रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरी समझ में नहीं आया इतनी अजीब एलर्जी आखिर होती कहाँ से है और इसी डेविल को क्यों हुई है। आखिर भला लड़कियों से भी किसी को एलर्जी हो सकती है, लेकिन पता नहीं इसे क्या है, लड़की से एलर्जी है। लेकिन फिर भी मैंने अपने साथ वो दवा रख ली है जो मैंने उसके लिए बनाई थी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे दे दूँगा। वह ये सारी बातें सोचते हुए अपनी फ़्लाइट में चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ़्लाइट भी टेक ऑफ हो जाती है। दिल्ली में फार्म हाउस में इधर बंदिश अपने रूम में बैठा सिगरेट पी रहा था और लगातार महक की तरफ देख रहा था और उसके दूसरे हाथ में महक की डायरी थी, ठीक जिसे वह लगातार देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके लिए वह एक कमरे में बंद हो जाए और किसी से भी ना मिले और ना किसी को अपने पास आने दे। सब सोचते हुए वह महक की तरफ देख रहा था और फिर अपने मन में ही कहता है, क्या तुम कभी मेरे करीब आ पाओगी? लेकिन कुछ भी हो, चाहे मेरे पास रहना चाहो या ना रहना चाहो, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। यही सोचते हुए वह लगातार सिगरेट पीता रहता है। तभी उसे अपने फ़ोन की बेल सुनाई देती है, तो वह अपने होश में आता है और अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो ये फ़ोन जेम्स का था। इसीलिए बंदिश जल्दी से फ़ोन उठा लेता है तो उधर से आवाज़ आती है, डेविल किंग, आपका शक सही था। लियोन ने यह सब अकेले नहीं किया है, वह किसी के साथ मिला हुआ है। खबर मिली है कि वह कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से बाहर गया था और वहाँ से वापस आने के बाद ही वह काफ़ी बदला बदला हुआ नज़र आ रहा था। जैसे जो वह चाहता था उसे वह सब मिल गया हो और उसने हमारे सारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया है और इस बात का पता किसी को भी नहीं चलने दिया। लेकिन यह बात धीरे धीरे यहाँ पूरे अंडरवर्ल्ड में फैल चुकी है कि लियोन हमारे खिलाफ एक गैंग खड़ी कर रहा है। वह उसमें सबको हमारे खिलाफ भड़का रहा है। इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता चला है कि हमारी कंपनी के अंदर अभी कुछ ऐसे आदमी हैं जो उससे मिले हुए हैं और हमारे हर काम की खबर दे रहे हैं। यह सुनकर बंदिश की मुट्ठियाँ गुस्से में बंद हो जाती हैं और वह कहता है, उसका हिसाब तो मैं बाद में करूँगा, पहले किसी भी तरह चिराग का पता लगाओ और उसे बचाओ। चिराग को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। यह सुनकर जेम्स कहता है, डेविल किंग, मैंने अपने आदमी काम पर लगा दिया है, चिंता मत कीजिए और 2 घंटे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने उस फैक्ट्री के चारों तरफ अपने आदमी फैला दिए हैं जो छुपकर वहाँ पर नज़र रख रहे हैं और एक आदमी को उनके आदमी में मिला दिया है जो फैक्ट्री के अंदर जाकर वहाँ की एक एक चीज़ की खबर हमें देगा। और डेविल किंग, मुझे इतना भी सुनने में आया है कि कल एक डील के लिए किसी होटल जा रहा है। मुझे शक है कि यह डील कोई आम डील नहीं है। इस डील में हथियार, ड्रग्स से लेकर लड़कियां सब कुछ है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यह सब कुछ उसने छुपा कर किया है ताकि आपको पता ना चले। यह सुनकर बंदिश गुस्से में दीवार पर हाथ दे मारता है और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास अपने और आदमी भेज रहा हूँ, लेकिन तुम चिराग को वहाँ से निकालो। उसके बाद उसकी कल वाली डील के बारे में देखते हैं क्या करना है और अपने एक आदमी को उसके साथ लगा दो ताकि हमें पता चल सके वहाँ उस होटल में क्या क्या होने वाला है और कौन कौन उस मीटिंग में होने वाला है। मुझे हर एक डिटेल चाहिए, जो भी इस मीटिंग में शामिल होने वाला है उसकी उसकी आखिरी मीटिंग होगी। इन लोगों ने मुझे हल्के में ले लिया। अगर मैं कुछ दिन से शांत बैठा हूँ तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे उस हर एक इंसान की हर एक डिटेल मेरे पास चाहिए जो भी इस मीटिंग में शामिल होने वाला है। और हाँ, मुझे ये भी पता करके बताओ
कि लियोन जब ऑस्ट्रेलिया से बाहर गया था तो कहाँ गया था और किससे मिला था। यह सुनकर जेम्स हाँ करता है और फ़ोन रख देता है। बंदिश कहता है कि मैं क्यारा को इस मिशन पर भेज रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है वह आराम से सब कुछ संभाल सकती है। उसकी टीम पूरी तरह से इस मिशन के लिए है। अगर मैं पहले ही उसे इन्फॉर्म कर देता तो शायद चिराग उन लोगों के चंगुल से बच चुका होता। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। मैं जानता हूँ क्यारा उसे बचा लेगी, लेकिन अब मुझे चिराग के साथ साथ उस इंसान की बर्बादी भी चाहिए। इसलिए एक वजह यह भी है क्यारा को वहाँ पर भेजने की, क्योंकि क्यारा बड़ी अच्छी और खूबसूरती से किसी भी चीज़ को तबाह कर सकती है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने उसे इस मिशन के लिए चुना है। लेकिन ये मिशन पूरा होते ही चिराग को वापस बुला लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि चिराग की हालत ज़्यादा ठीक नहीं होगी। ये सुनकर दक्ष और शेर खान भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि चिराग के साथ ज़रूर कुछ तो किया होगा। अब उन्हें चिराग की चिंता हो रही थी। इतना कहने के बाद बंदिश वहीं एक सोफे पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे जल्दी दोबारा से फ़ोन का इंतज़ार था कि ज़रूर उनका फ़ोन दोबारा से उनके पास आएगा। इसलिए वह वहीं सोफे पर बैठ जाता है। उसके पास दक्ष भी बैठ जाता है। अब सुबह के 4 बज चुके थे, तभी दक्ष कहता है, भाई मैं एक बार राजन को फ़ोन करूं, क्या घर में सब ठीक है या नहीं। यह सुनकर बंदिश कहता है, टाइम अभी 4 बजे हैं, वह सो रहा होगा, थोड़ी और देर बाद बात कर लेना। सुनकर दक्ष भी हाँ कर देता है और वह सब वहीं बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। तभी बंदिश शेर खान की तरफ देखकर कहता है, कल तुम कुछ कपड़े मंगवा देना महक के लिए। यह सुनकर शेर खान हाँ कर देता है और फिर बंदिश की तरफ देखकर कहता है, बॉस वह लड़की जब से आई है रूम से बाहर नहीं निकली है। यह सुनकर बंदिश को गुस्सा आता है और वह शेर खान को घूरने लगता है। तब शेर खान को समझ आता है कि उसने क्या बोल दिया। तभी वह अपनी बात को काटते हुए कहता है, मेरा मतलब है महक मैडम को 2 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, और वह रूम से एक भी बार बाहर नहीं निकली हैं और ना ढंग से खाना खाया है। ऐसे में उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर बंदिश कहता है, कोई बात नहीं, सुबह तक डॉक्टर गुप्ता आ जाएंगे, फिर वह देख लेगा, लेकिन मैं उसे बाहर नहीं जाने दूंगा। उसे यहीं मेरे साथ रहना होगा। अगर उसने रोना बंद नहीं किया तो मैं उसे यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊँगा, जो वह अपने अपनों से कभी नहीं मिल पाएगी। ये कहते हुए बंदिश की आंखों में एक खतरनाक पन दिखाई दे रहा था, जिसे दक्ष और शेर खान डर जाते हैं और आगे कुछ नहीं कहते हैं। वह सब वहीं आराम से बैठे रहते हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया में क्यारा ने अपनी पूरी टीम को तैयार कर लिया था। उस फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए उसने पहले बाहर से ही एक पुलिस सायरन बजवाया, जिससे वह लोग हड़बड़ा जाएं और उन्हें समझ नहीं आए कि उन्हें क्या करना है। और ऐसा ही हुआ। वह सारे बॉडीगार्ड इधर उधर भागने लगे और आपस में छुपने की जगह ढूंढने लगे। उनका लीडर उन लोगों को वहीं खड़े रहने के लिए बार बार बोल रहा था कि उनके पास इतने हथियार हैं कि वे पुलिस वालों का सामना आराम से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वह सारे बॉडीगार्ड इधर से उधर भाग रहे थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर क्यारा ने अपने कुछ बॉडीगार्ड उनमें शामिल किए और उनसे कहा कि वह फैक्ट्री के अंदर जाकर चिराग को ढूंढें, और अगर उनको चिराग मिलता है तो जल्दी से उसे बाहर निकालने की कोशिश करें, जब तक हम बाहर इन बॉडीगार्ड से निपटते हैं। यह सुनकर वह बॉडीगार्ड चुपचाप उन सारे बॉडीगार्ड में मिल जाते हैं और थोड़ी ही देर के लिए उनकी तरह ही इधर उधर भागते हैं। फिर धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। वैसे तो फैक्ट्री के अंदर और भी ज़्यादा पहरा था, लेकिन इस भाग दौड़ के चक्कर में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए वह लोग धीरे धीरे काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ पर रखी हर चीज़ को ध्यान से देखते हैं। उन्हें वह कंटेनर भी दिखाई देता है जिसमें लड़कियाँ बंद थीं। यह देखकर वह लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं तो एक आदमी उनमें से फ़ोन पर कुछ मैसेज कर देता है और उन्हें लोकेशन बताता है। वह लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके और भी अंदर जाकर रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि चिराग को एक रूम में बंद कर दिया गया है। वह लोग उस रूम के अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन वह रूम में पासवर्ड से लॉक किया गया था। यह देखकर उन्हें समझ में नहीं आता कि वह क्या करें। तभी वह क्यारा को फ़ोन पर मैसेज कर देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। इधर क्यारा उनका मैसेज देखते ही अपने सारे आदमियों को अंदर चलने का इशारा करती है। वह सब लोग फैक्ट्री के बाहर से अंदर आ जाते हैं, उन लोगों से सवाल जवाब करते हैं, लेकिन वह लोग उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। तभी वह लोग अपनी गन निकाल लेते हैं और उनसे कहते हैं, अगर यहाँ पर कोई इलीगल काम हो रहा है तो तुम अरेस्ट किए जाओगे। यह तरुण बॉडीगार्ड का लीडर कहता है, फायर करो और इन पर हमला करो। पुलिस वालों को किसी को यहाँ से भागने नहीं देना है। यह सुनकर वह बॉडीगार्ड उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन क्यारा पहले से ही पूरी तरह से
तैयारी में आई थी, इसलिए वह उन पर बराबर से अटैक कर रही थी। इनमें उनके बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके थे और वह लोग अब इधर उधर भागने लगे थे, क्योंकि क्यारा और उनकी टीम बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि अब उनके साथ जेम्स की टीम भी उनके साथ में शामिल हो चुकी थी, जिससे उन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वह आराम से उन लोगों का सामना कर पा रहे थे। और उन लोगों को चकमा देते हुए फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं और उस रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और जल्दी से उस पासवर्ड को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी वह अपने फ़ोन में कुछ सिस्टम ऑन करती है और उस पर बड़ी तेज़ी से कीबोर्ड पर हाथ चला रही थी। थोड़ी देर बाद वह पासवर्ड से दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही क्यारा अपने आदमियों को अंदर भेजती है और चिराग को बाहर लाने के लिए कहती है। जब वह लोग रूम के अंदर जाते हैं तो चिराग उन्हें बहुत बुरी हालत में दिखता है। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे और उसके सर से भी खून बह रहा था। ये देखते हुए वह आदमी थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि चिराग की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन वह फिर भी जल्दी से जाते हैं और उसे चेक करते हैं। चिराग बेहोश था। वह लोग जल्दी से चिराग को उठाकर बाहर लाते हैं तो क्यारा उनके आगे आगे चलकर उन्हें साइड से निकलने के लिए कहती है और चिराग को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी जेम्स वहाँ आ जाता है और वह कहता है, नहीं, हॉस्पिटल नहीं, हम हॉस्पिटल का खतरा नहीं ले सकते हैं। अगर किसी को इस बारे में पता चल गया कि वह हॉस्पिटल में है तो वह वहाँ पर भी हमला हो सकता है। तुम एक काम करो, इसे मेरे घर लेकर जाओ, यह वहाँ सेफ रहेगा। मैंने डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वह वहाँ इसका पूरा इलाज करेंगे। यह सुनकर क्यारा को भी जेम्स की बात सही लगती है तो वह उन लोगों को जेम्स के घर ले जाने के लिए कह देती है। वह जेम्स को भी उनके साथ भेज देती है ताकि जेम्स चिराग का पूरा ध्यान रखे। यह सुनकर जेम्स भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे भी पूरा यकीन था कि क्यारा यहाँ पर सब कुछ अपने आप संभाल लेगी। उसके जाने के बाद क्यारा उन लड़कियों वाले कंटेनर के पास जाती है और उनमें खुद चढ़ जाती है और उनको बाहर लेकर जाने लगती है। तभी उसके सामने कई सारे गार्ड आकर खड़े हो जाते हैं और उस पर अपनी बंदूक तान देते हैं। देखकर क्यारा को बड़ा गुस्सा आता है और वह अपने दोनों हाथों में गन पकड़कर उन पर शूट करने लगती है। तभी अपने एक आदमी को कंटेनर पर चढ़ाकर कंटेनर को चलाने के लिए कहती है और उन गुंडों से लड़ने लगती है। यह देखकर उनका लीडर हैरान हो जाता है, क्योंकि कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं करता। वह समझ चुका था कि उन्हें चकमा दिया गया है और ये लोग कोई और हैं, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके आदमियों की संख्या कम होती जा रही थी जो इधर उधर घायल पड़े हुए थे और बहुत से लोग फायरिंग में मारे जा चुके थे। लेकिन फिर भी वह उस कंटेनर को ले जाने से रोकता है, क्योंकि उसकी डील पहले ही फाइनल हो चुकी थी। लेकिन क्यारा अब उस ड्राइवर से कहती है, जो भी तुम्हारे सामने आए उसे उड़ा दो और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। यह सुनकर वह ड्राइवर भी फुल स्पीड में ट्रक को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसके सामने जो भी आता है वह वहीं पर मारा जाता है। यह देखकर उन गुंडों का लीडर अब बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वह उस ट्रक को नहीं रोक पाया था और उसे यह भी डर था कि अगर उसके मालिक को यह पता चल गया तो वह उसे गोली मार देगा। लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसलिए वह वहाँ से खुद भागने के बारे में सोचता है। अब उसे लगने लगा था कि अगर वह यहाँ से भाग जाता है तो वह अपने मालिक का सामने भी नहीं आएगा, तभी वह अपनी जान बचा सकता है, नहीं तो अब उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता है। यह सोचते हुए वह धीरे धीरे वहाँ से छिपते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। क्यारा अपने कुछ आदमियों को उस ट्रक को ले जाने के लिए और उन्हें एक एड्रेस बता देती है, तो वह सब वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर क्यारा दोबारा से उस फैक्ट्री के अंदर जाती है और हर एक चीज़ को ध्यान से देखती है। तो अब उसे समझ आ चुका था कि सच में यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रग्स है, किसी के भी हाथ इतना लगेगा तो देश में तबाही पक्का है। यह सोचते हुए वह उस ड्रग्स के कंटेनर के पास आती है जो बहुत हैवी मात्रा में था। यह देखकर वह कुछ सोचती है, फिर बंदिश के पास मैसेज करती है, तो बंदिश अपना फ़ोन निकाल कर मैसेज चेक करता है और फिर क्यारा को मैसेज कर देता है कि सब कुछ ख़त्म कर दो। यह सुनकर क्यारा वहाँ केरोसिन की कैनें ढूंढने लगती है तो उसे वहीं पास में 2-3 पड़ी मिलती हैं। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और वह कहती है, क्या बात है, इतनी खतरनाक सामान के पास केरोसिन भी रखा हुआ है। लगता है इन लोगों के पास सचमुच दिमाग ही नहीं है और ये लोग हथियारों और ड्रग्स का बिजनेस करेंगे। किसी दिन खुद ही अपने आप को आग लगा लेंगे ये लोग। खैर मुझे क्या, मेरा काम तो आसान हो गया। ये कहते हुए क्यारा अपने आदमियों को इशारा करती है तो उसके सारे आदमी केरोसिन की बोतल उठाकर इधर उधर छिड़कते हैं। खास करके मॉनिटर पर केरोसिन डालकर एक केरोसिन की बोतल सीधा ऐसे बाहर तक लंबी लेकर जाते हैं। वहाँ पर बचे हुए गुंडे ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं,
क्योंकि वह जख्मी हालत में पड़े हुए थे और उन्हें भागने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन क्यारा उन सब लोगों पर अब बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और वह फैक्ट्री से बाहर निकल जाती है और बाहर जाते ही वह अपनी जेब से लाइटर निकालकर उस कैरोसिन में आग लगा देती है। वह आग धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर जाती है। ड्रग्स के ट्रक तक जाकर एकदम से वहाँ पूरा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पूरी फैक्ट्री चकनाचूर हो चुकी थी और जगह जगह आग फैली हुई थी और धुआं ही धुआं था। लेकिन इस चपेट में क्यारा के कुछ आदमी भी आ जाते हैं जो ज़्यादा दूर तक बाहर नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर भी थोड़े से धमाके की वजह से थोड़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। लेकिन उनके आदमी आकर उन्हें उठाते हैं और जल्दी से वह सब अपनी बाइक पर उनको बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर सचमुच पुलिस आ चुकी थी। क्योंकि वहाँ पहले ही वहाँ पर किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी देर से गन चलाने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जा चुका था। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर आती है, फैक्ट्री पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी थी। अब वहाँ पर सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही थी। तभी वह लोग वहाँ की थोड़ी इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करते समय उन्हें पता चलता है कि फैक्ट्री मिस्टर लियोन की है, जो उन्हें थोड़े समय पहले ही खरीदी थी। ये पता लगते ही वह लोग लियोन को इन्फॉर्म करने लगते हैं, लेकिन लियोन इस वक्त यहाँ पर नहीं था, वह कहीं गया हुआ था, इसलिए उसके पास फ़ोन नहीं जाता है। लेकिन उसके सेक्रेटरी के पास इन पुलिस वालों का फ़ोन जाता है। जब उसका फ़ोन उठाकर सारी बातें सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह जल्दी से फ़ोन रखकर लियोन के पास जाता है, जो एक मीटिंग के रूम में बैठा हुआ था और वहाँ पर काफ़ी लोग उस मीटिंग रूम में बैठे हुए थे और लड़कियाँ वहाँ ड्रिंक सर्व कर रही थीं और उनके आसपास ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही थीं। ड्रिंक के साथ साथ उन लड़कियों को भी बार बार छू रहे थे, उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी गोद में बिठाकर उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। ये सब यहाँ पर अक्सर ही होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग में अक्सर यही सब करते हैं। लेकिन जब लियोन के पास उसका सेक्रेटरी आता है तो लियोन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह काफ़ी समय बाद ऐसे एंजॉय करने आया था। लेकिन वह यह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका सेक्रेटरी उसे तभी आकर डिस्टर्ब करेगा जब कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए वह उस लड़की को अपने ऊपर से उठाता है और उसे थोड़ी देर सबसे दूर रहने के लिए कहता है और फिर अपने सेक्रेटरी की तरफ देखकर कहता है, अगर बात ज़रूरी नहीं हुई तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। यह सुनकर उसका सेक्रेटरी थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसे बताता है, सर हमारी फैक्ट्री में धमाका हो चुका है और वहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है और वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है, अभी अभी मुझे खबर मिली है। यह सुनकर लियोन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह कहता है, और वह चिराग उसका क्या हुआ। यह सुनकर उसका असिस्टेंट कहता है, सर मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ है, मुझे अभी खबर मिली है कि वहाँ पर धमाका हुआ है। अब उस धमाके में कौन जीवित है कौन नहीं मुझे नहीं पता। यह सुनकर लियोन थोड़ी देर सोफे पर बैठता है और कुछ सोचता है और फिर कहता है, यह सब उस डेविल किंग का काम है, उसने चिराग को ढूंढ लिया है और उसी ने यह धमाका करवाया है। इसका मतलब उससे हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यह सोचते हुए अब लियोन को डर लग रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था डेविल किंग से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। लेकिन उसे नहीं लगा था कि डेविल किंग वहाँ उस फैक्ट्री तक पहुँच जाएगा और चिराग को ढूंढ लेगा। अब लियोन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वह घबराहट के मारे कुछ कह नहीं पा रहा था और ना ही उसे समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जल्दी से उस ठाकुर के पास फ़ोन मिलाना चाहता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। यह देखकर अब लियोन को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर वह क्यों उसकी बातों में आ गया और उसने डेविल किंग से दुश्मनी मोल ले ली। अगर वह उसकी बातों में नहीं आता तो वह आज डेविल किंग की दुश्मनी की लिस्ट में नहीं शामिल होता। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और वह अपने आदमियों से कहता है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी करो, हमें यह शहर छोड़कर यहाँ से भागना होगा जल्दी से। उसके आदमी भी उसको ऐसे हड़बड़ाता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लियोन हमेशा से ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है कि वह किसी से नहीं डरता, चाहे वह डेविल किंग हो या और कोई, वह किसी से नहीं डरता, वह अपने दम पर कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब एक फ़ोन कॉल आते ही उसके बॉस की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और वह जल्दी से शहर छोड़कर जाने की बातें कर रहा है। तभी वह देखता है कि उसके आदमी खड़े होकर बस उसे देख रहे हैं, तो वह गुस्से से कहता है, जल्दी करो और मेरा चॉपर जल्दी से तैयार करो, मुझे यहाँ से निकलना है। यह सुनकर उसके आदमी जल्दी जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं और उसका प्राइवेट चॉपर तैयार करते हैं। वह भी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है और अपने किसी पास के आदमी को फ़ोन करके कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर जा रहा है, जब तक के लिए वह उसकी बिजनेस को संभाले। यह सुनकर उसका आदमी कहता है, ओके बॉस,
मैं आपका सारा काम संभाल लूँगा। आप आराम से जाइए और अगर आपको कुछ काम हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। यह सुनकर लियोन हाँ कहता है और चुपचाप वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि घर की छत पर ही उसका चॉपर तैयार खड़ा हुआ था। वह जल्दी से अपने लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर जाता है और जल्दी से टेरेस की तरफ चला जाता है और टेरेस पर जाकर वह अपने चॉपर में बैठ जाता है और ड्राइवर को उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। ड्राइवर भी उसकी बात सुनकर जल्दी से उड़ान भर लेता है। चॉपर की उड़ान भरते ही लियोन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। वह खिड़की से नीचे जलती हुई फैक्ट्री को देख रहा था, जहाँ से घना धुआं आसमान में फैल रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और पछतावा साफ झलक रहा था। डेविल किंग, उसने बुदबुदाया, अगर उसने चिराग को पकड़ लिया है तो इसका मतलब है कि मैं मेरे बहुत करीब आ चुका है। मुझे जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। उसका चॉपर शहर की बाहरी इलाके की ओर बढ़ रहा था, जहाँ उसका एक सुरक्षित ठिकाना था, लेकिन लियोन जानता था कि वह ज़्यादा समय तक छिप नहीं सकता। डेविल किंग सिर्फ नाम का ही डेविल नहीं था, बल्कि उसके पास अपने दुश्मनों को ख़त्म करने की पूरी ताकत और चालाकी थी। डेविल किंग का कदम उधर क्यारा फैक्ट्री से दूर एक सुनसान इलाके में खड़ी थी। उसकी आंखों में ठंडा बदला झलक रहा था। उसने एक फ़ोन निकाला और नंबर डायल किया। काम हो गया? दूसरी ओर से एक भारी आवाज़ आई। हाँ, फैक्ट्री जलकर राख हो गई और लियोन भाग गया, क्यारा ने जवाब दिया। अच्छा, और चिराग? अभी उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह धमाके में मारा गया होगा। ठीक है, लेकिन लियोन बचकर नहीं जाना चाहिए। इस बार मैं खुद खेल में उतरूंगा। आवाज़ में एक घातक गंभीरता थी। जैसा आप कहें डेविल किंग, क्यारा ने जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। डेविल किंग अब और इंतज़ार नहीं करना चाहता था। लियोन ने कई बार उसके धैर्य की परीक्षा ली थी, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वह लियोन को ख़त्म कर दे। उसने तुरंत अपने खास आदमी विक्रम को बुलाया। लियोन अभी शहर छोड़कर भाग रहा है, मुझे उसका ठिकाना चाहिए। विक्रम मुस्कुराया। सर, वह ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। मैंने पहले ही उसके कुछ लोगों पर नज़र रखी हुई है। जैसे ही वह किसी सुरक्षित जगह पहुंचेगा, हमें खबर मिल जाएगी। अच्छा, और हमारे आदमी तैयार हैं? हाँ सर, जैसे ही आप आदेश देंगे हमला कर सकते हैं। डेविल किंग ने एक सिगार जलाया और गहरी सांस ली। अब खेल खत्म होने वाला है विक्रम, लियोन का छिपना और नई साजिश। चॉपर एक पुराने महलनुमा घर के पास लैंड हुआ। यह लियोन का सीक्रेट आउट हाउस था, जहाँ पर सिर्फ उसके खास लोग ही आ सकते थे। उसने जल्दी से अंदर प्रवेश किया और अपने सबसे भरोसेमंद आदमी जैक को बुलाया। हमें तुरंत एक नया प्लान बनाना होगा। डेविल किंग अब मेरे पीछे पड़ा है और अगर हम सावधान नहीं रहे तो वह हमें ख़त्म कर देगा। लियोन ने गंभीरता से कहा। बॉस, हमें छिपने की बजाय हमला करना चाहिए। अगर हम भागते रहेंगे तो वह हमें एक एक करके ख़त्म कर देगा। जैक ने सुझाव दिया। लियोन ने गहरी सांस ली। हमले का समय आएगा, लेकिन अभी नहीं। पहले हमें पता लगाना होगा कि डेविल किंग के आदमी कहाँ हैं और वे क्या कर रहे हैं। जैक ने तुरंत अपने हैकर से संपर्क किया और शहर भर में डेविल किंग के लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखने का आदेश दिया। डेविल किंग का हमला है, लेकिन लियोन को यह पता नहीं था कि डेविल किंग ने पहले ही उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली थी। कुछ घंटों बाद जब लियोन अपनी योजना बना ही रहा था, तभी बाहर से गोलियों की आवाज़ आने लगी। हम पर हमला हो रहा है, जैक चिल्लाया। लियोन ने तुरंत अपने आदमियों को तैयार होने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेविल किंग के लोग पूरी तरह से तैयार होकर आए थे और चारों ओर से गोलियां बरस रही थीं। लियोन और उसके आदमी जवाबी हमला कर रहे थे, लेकिन डेविल किंग के लड़ाके कहीं ज़्यादा अनुभवी और घातक थे। धीरे धीरे लियोन के सारे आदमी मारे जाने लगे। लियोन अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वह जानता था कि अगर वह यहाँ ज़्यादा देर रुका तो वह जिंदा नहीं बचेगा। उसने जैक को इशारा किया, हमें पीछे के रास्ते से भागना होगा। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, सामने से डेविल किंग खुद आ गया। लियोन, लगता है अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, डेविल किंग ने ठंडी आवाज़ में कहा। लियोन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और कहा, देखो, हम बात कर सकते हैं। हमें यह दुश्मनी ख़त्म कर देनी चाहिए। डेविल किंग मुस्कराया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? तुमने जो किया है उसका हिसाब चुकाने का समय आ गया है। लियोन के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने अचानक अपनी जैकेट से एक छोटी सी बंदूक निकाली और डेविल किंग की ओर तान दी। लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, क्यारा ने पीछे से आकर उसकी हथेली में चाकू घोंप दिया। लियोन दर्द से चीख उठा और उसकी बंदूक नीचे गिर गई। क्यारा ने बिना समय गंवाए अपनी पिस्तौल निकाली और लियोन के सीने में 2 गोलियां दाग दीं। लियोन लड़खड़ाया। उसकी आंखों में अविश्वास था।
वह नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें तेजी से उखड़ने लगीं। तुम्हारी कहानी खत्म लियोन, क्यारा ने कहा और अपनी बंदूक वापस रख ली। लियोन ने अंतिम सांस ली और हमेशा के लिए शांत हो गया। क्यारा ने अपने आदमियों को संकेत किया, अब ये इलाका हमारा है। लियोन का पूरा नेटवर्क अब हमारे कब्जे में आ जाएगा। क्यारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो सोचा था वह आखिरकार पूरा हुआ। ऑस्ट्रेलिया में मिशन खत्म हो चुका था। बंदिश को अपनी जीत पर संतोष था, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी क्योंकि चिराग की हालत खराब थी। क्यारा ने चिराग की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसकी बॉडी कमज़ोर पड़ चुकी थी। क्यारा ने बंदिश को वीडियो कॉल करके चिराग की हालत दिखाई। हमें उसे जल्द से जल्द इंडिया भेजना होगा, बंदिश ने गंभीर आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी इस हालत में फ़्लाइट लेना मुश्किल है। क्यारा ने चिंतित स्वर में जवाब दिया, मैं एक मेडिकल चार्टर्ड प्लेन अरेंज करता हूँ, तुम तैयार रहो। बंदिश ने तुरंत अपने सोर्सेज एक्टिव कर दिए। कुछ ही घंटों में एक मेडिकल फ़्लाइट ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली के लिए तैयार हो गई। चिराग को सावधानी से स्टेशन पर लिटाया गया। क्यारा भी उसके साथ थी, क्योंकि वह चिराग को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। तुम्हारा यहाँ आना ठीक रहेगा? बंदिश ने संदेह से पूछा। मुझे परवाह नहीं है, चिराग को ठीक होने की ज़रूरत है। क्यारा ने ठान लिया था कि वह उसके साथ ही जाएगी। दिल्ली में महक की हालत और बंदिश का फैसला। उधर बंदिश के दिल्ली वाले आउट हाउस में महक अभी कमरे में बंद थी। उसे बंदिश की हरकत समझ में नहीं आ रही थी। 2 दिन हो चुके थे और उसने किसी से बात नहीं की थी। बंदिश ने उसे खाना भेजा था, लेकिन उसने मुश्किल से कुछ खाया था। महक का परिवार उसे ढूंढ रहा था। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन बंदिश के प्रभाव के कारण अभी तक किसी को उसके ठिकाने का पता नहीं चला था। बंदिश को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह महक को क्यों रोक रहा है। उसे लड़कियों से एलर्जी थी, लेकिन महक के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उसने डॉक्टर गुप्ता को बुलाया था, ताकि वह इस अजीब स्थिति का समाधान निकाल सकें। तुम्हें किसी लड़की से एलर्जी नहीं, बल्कि एक मानसिक ब्लॉक है, डॉक्टर गुप्ता ने टेस्ट करने के बाद कहा। क्या मतलब? तुम्हारे साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने तुम्हारे दिमाग में एक डर बैठा दिया है, लेकिन महक के साथ तुम सहज हो, इसका मतलब वह तुम्हारे डर को तोड़ रही है, डॉक्टर ने समझाया। बंदिश को अपने अतीत की कुछ धुंधली यादें आईं। एक लड़की जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद एक हादसे में फंस गई थी। शायद महक का चेहरा उसे उसी लड़की की याद दिलाता था। महक अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। लेकिन उसी वक्त उसे बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। पापा! महक के परिवार को आखिरकार बंदिश के आउट हाउस का पता चल गया था। वे पुलिस के साथ वहां पहुंचे थे। बंदिश को खबर मिलते ही वह तनाव में आ गया। वह महक को नहीं छोड़ सकता था, लेकिन वह ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था। महक के पिता, भाई और पुलिस दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी बंदिश ने अपने गार्ड को इशारा किया कि वह उन्हें अंदर आने दे। तभी महक के भाई अमन और करण महक के पापा के साथ अंदर आ गए और उनके साथ एसीपी भी थे। वह बंदिश के सामने आकर खड़े हो गए और बंदिश से सवाल करने लगे कि आखिर ये सब क्या है, उसने क्यों महक को यहाँ पर अगवा किया हुआ है। बंदिश ने उनकी बातें सुनकर उन्हें जवाब दिया, देखिए वह एक लंबी कहानी है और इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे इस वक्त मुंबई जाना है। यह सुनकर महक का भाई करण गुस्से में आ जाता है और कहता है, हम ये सब नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुमने हमारी महक को क्यों उठाया है। यह सुनकर बंदिश कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह सकता। यह सुनकर अमन बंदिश की तरफ आगे बढ़ता है तो एसीपी साहब उसे पकड़ लेते हैं और एसीपी साहब खुद आगे जाकर बंदिश से कहते हैं, सर हम मानते हैं कि आपने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया होगा, लेकिन ऐसे आप किसी लड़की को अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। यह सुनकर बंदिश ने गहरी सांस ली और कमरे की चाबी दी। वह महक के पास गया और दरवाज़ा खोला। तुम आज़ाद हो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। महक ने उसे घूरा, उसकी आंखों में सवाल थे। तो अब इतनी आसानी से जाने दे रहे हो? महक ने कहा, मैंने तुम्हें रोका था क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पाया था कि तुम्हारे प्रति मेरा क्या कनेक्शन है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बंदिश ने सच्चाई कबूल की। महक का परिवार अंदर आ गया और उसे अपने साथ ले गए। बंदिश ने दूर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त बंदिश का मुंबई जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि राजन ने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि कुछ लोग उन पर नज़र रखे हुए हैं और घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर बंदिश को बहुत गुस्सा आया था और वह अच्छी तरह से जानता था कि वह इस वक्त अपने दादाजी और अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए उसने महक को उनके साथ वापस जाने दिया था, क्योंकि उसने एक आदमी को महक के पीछे लगा दिया था। वह पल पल महक की खबर उसे देता रहेगा,
इसलिए मैं बस महक को जाता हुआ देख रहा था। महक को जाता हुआ देखकर बंदिश अपने मन में ही कहता है, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूँ। बहुत जल्द तुम वापस मेरे पास होगी, कुछ हफ्तों बाद। चिराग मुंबई लौट आया था और धीरे धीरे ठीक होने लगा। क्यारा ने भी भारत में ही रहने का फैसला किया, लेकिन बंदिश अब भी अपने भीतर के सवालों से जूझ रहा था। महक उसकी ज़िंदगी में एक तूफान की तरह आई थी और अब वह चली गई थी। ऐसे ही अपने सवालों से जूझते हुए बंदिश मुंबई वापस आ जाता है, क्योंकि उसे अपने परिवार को किसी भी हालत में खतरे से बचाना था। इधर उसके मम्मी पापा को होश आ चुका था और दादाजी बहुत खुश थे अपने बेटे के होश में आने पर। लेकिन होश में आते ही बंदिश के मम्मी पापा ने दादाजी से सवाल किया कि बंदिश कहाँ है। तभी वहाँ पर काव्या भी आती है और वह भी पूछती है कि हाँ दादाजी, इतने दिन से घर में ना तो बंदिश है और ना ही दक्ष भाई, कहाँ गए हैं वह दोनों। तभी उनके पीछे से राजन की आवाज़ आती है, जो उन्हें बताता है कि वह दिल्ली गया है। तभी वह सब एक साथ बोलते हैं, दिल्ली? लेकिन क्यों? वो किसी लड़की को ढूंढने गया है। काव्या चौंक गई, भैया और कोई लड़की? दिल्ली में बंदिश की बेचैनी। दिल्ली में बंदिश का दिमाग महक को लेकर उलझा हुआ था। उसने उसे जाने दिया था, लेकिन उसका दिल अभी महक के आसपास मंडरा रहा था। उसने कई बार फ़ोन उठाया कि उसे कॉल कर ले, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। चिराग, जो अब बेहतर महसूस कर रहा था, बंदिश की हालत देख सकता था। तू खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहा है? चिराग ने पूछा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है चिराग, बंदिश ने सिर पकड़ लिया। मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन महक के सामने सब कुछ बिखर जाता है, क्योंकि तुझे उससे प्यार हो गया है बेवकूफ़। बंदिश हंसा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। प्यार? मैं प्यार नहीं कर सकता चिराग। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वहाँ प्यार नहीं होता। तेरी दुनिया बदल चुकी है और तू, अगर तूने उसे अपनाया नहीं तो ये दुनिया तुझे छोड़ देगी। बंदिश पहली बार कुछ महसूस करने लगा। उसे समझ आ गया था कि महक के बिना वह अधूरा है। महक की उलझन। उधर महक भी बंदिश के बारे में सोच रही थी। उसका परिवार उसे बचाकर तो ले आया था, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। आखिर बंदिश ने मुझे क्यों उठाया था और वह बार बार मुझे क्यों कह रहा था कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ। मैं तो कभी उससे मिली भी नहीं हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जब भी मैं उसके पास गई थी, उसने खींचकर मुझे अपने करीब किया था, तो मुझे एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ था, जैसे मैं उस इंसान को जानती हूँ। और क्या उसने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे अब मुझसे कोई मतलब नहीं था, या फिर क्या उसे भी मेरे बिना अधूरापन महसूस हो रहा होगा? नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? मैंने सिर्फ उस इंसान से प्यार किया था, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। महक भी इन सारी उलझन में थी कि उसके पिताजी एक फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्हें बंदिश के बारे में पता लगा था, तो उन्हें पता चला कि वह एक खतरनाक इंसान है। इसलिए वह महक को उससे दूर रखना चाहते थे। महक के पिता ने उसे शहर से दूर भेजने का फैसला कर लिया था। तुम कुछ दिन के लिए हमारी पुरानी हवेली में रहोगी, उन्होंने सख्ती से कहा। महक को समझ नहीं आया कि यह उसके भले के लिए हो रहा है या उसे बंदिश से दूर रखने के लिए। बंदिश की तलाश शुरू। बंदिश अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने महक का पता निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका परिवार उसे छुपाकर कहीं और ले गया था। महक को कहाँ ले गए? बंदिश ने अपने एक आदमी से पूछा। सर, वह शहर से बाहर अपने पिता की पुरानी हवेली में है, आदमी ने जानकारी दी। बंदिश ने तुरंत अपनी कार उठाई और बिना सोचे समझे वहाँ के लिए निकल पड़ा। पुरानी हवेली में आमना सामना। रात का समय था, हवेली सुनसान थी। महक अपने कमरे में थी जब उसे बाहर किसी के होने का आभास हुआ। कौन है वहाँ? उसने घबराकर पूछा। दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा था बंदिश। महक की सांसें थम गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुमसे बात करने आया हूँ, बंदिश ने कहा। क्यों? अब बात करने क्यों आए हो? अभी भी मुझे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाओ। एक तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम अचानक से मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गए। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और जब उठाकर ले आए तो तुमने मुझे मेरे सवालों के जवाब भी नहीं दिए, यहाँ तक कि मुझे चुपचाप जाने भी दिया। अब यहाँ क्या करने आए हो? और तुम हो कौन? बंदिश चुप रहा। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि कैसे उसने उसे जाने दिया था और फिर क्यों उसकी तलाश में यहाँ चला आया। मुझे जवाब चाहिए बंदिश, महक ने कहा। बंदिश ने एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मैं इस एहसास को नहीं जानता। बस मुझे इतना पता है कि जब मैंने आंखें बंद की तो तुम्हारी पेंटिंग बन गई
और उस पेंटिंग को देखते ही मुझे लगा कि तुम्हें मेरे पास होना चाहिए और मैं तुम्हें बस एक बार देखना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लेकर गया था। लेकिन जब तुम चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला रह गया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है महक। महक की आंखें नम हो गईं। लेकिन तुमने मुझे कैद करके रखा था। क्या अब भी यही करना चाहते हो? बंदिश ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अगर तुम भी यही चाहती हो। मैं कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे सोचने दो। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती, और तुम अचानक से कह रहे हो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें सोचने के लिए टाइम चाहिए कि यह सब क्या हो रहा है। ठीक है, मैं कुछ समय के लिए तुम्हें अकेला छोड़ता हूँ, लेकिन मेरी नज़र अब हमेशा तुम पर रहेगी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। जितना वक्त तुम्हें लेना है तुम ले सकती हो। मैं उसकी आंखों में देख रही थी। वो आंखें जो कभी डरावनी लगती थीं, अब उनमें एक अजीब सा सच्चापन था। एक टूटे हुए इंसान की बेताबी, जिसने पहली बार किसी को खोने का डर महसूस किया था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारा दिल टूटा है? महक ने धीमे स्वर में पूछा। क्या कभी सोचा है मैं क्या महसूस कर रही थी जब तुमने मुझे वहाँ कैद किया, जब मुझे अपने ही परिवार से दूर किया, जब मैं हर रोज़ सवालों में घुटती रही? बंदिश कुछ कह ना सका। मुझे जवाब चाहिए बंदिश, पर उससे पहले मुझे माफ़ी चाहिए। एक सच्ची माफ़ी, ना कि कोई सफाई। बंदिश ने सिर झुका लिया। माफ़ी मांगने के लिए कोई शब्द काफ़ी नहीं है महक, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तुम्हें डराया, कैद किया, और ये सब करते हुए मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अब समझ आया कि मैं बस तुम्हें खोने से डरता था, और अब मैं तुम्हें आज़ाद देखना चाहता हूँ, पर यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता हूँ। महक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो उलझन के थे, दिल की उलझन के। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, महक ने कहा, और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन बंदिश हवेली के बाहर बैठा रहा। सूरज उग चुका था, लेकिन वह हिला नहीं। चिराग का मैसेज आया, तू कहाँ है? सब चिंता कर रहे हैं। रात का सन्नाटा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। महक को यह तो पता था कि बंदिश उसे सोने के लिए कहकर कहीं गया है, लेकिन कहाँ, यह वह नहीं जानती थी। उसकी आंखें छत की ओर टिकी थीं, लेकिन दिल में कोई बेचैनी घर कर रही थी। उधर बंदिश तेज रफ्तार में कार चला रहा था। राजन का फोन बार बार उसकी जेब में कंपन कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केवल एक बात पर था, परिवार की सलामती। मुंबई, बंदिश का पुश्तैनी घर। सुबह होने के कुछ घंटे पहले बंदिश अपने घर पहुंचा। घर के बाहर पुलिस की कोई तैनाती नहीं थी, लेकिन कैमरे की आंखों को वह भांप गया था। वह जानता था कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं था जो इस तरह नज़र रख रहा हो। राजन पहले से अंदर था, कुछ नक्शे और रिपोर्ट्स के साथ। राजन, ये देखो, पिछले 2 हफ्तों में तुम्हारे घर के आसपास 2 अजनबी देखे गए हैं। एक ने खुद को सोसाइटी ऑफिस में इलेक्ट्रीशियन बताया, लेकिन उसके पास कोई सरकारी आईडी नहीं थी। दूसरा हर दिन शाम को पास की चाय की दुकान से तुम्हारे घर को घूरते हुए देखा गया है। बंदिश गहरी सांस लेते हुए, कहीं उसी विलास से जुड़ी कोई परछाई तो नहीं? मैं काव्या को मुश्किल से बचाकर लाया हूँ, अब कुछ नहीं होने दूंगा। राजन ने उसकी आंखों में देखकर सिर हिलाया। हमें कुछ करना होगा। घर के अंदर बंदिश ने जब अपनी माँ को देखा तो एक अजीब सी राहत उसके चेहरे पर आई। उसकी माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा, लेकिन सवालों की एक बौछार उसके मन में थी। माँ, अचानक इतनी रात को सब ठीक है ना बंदिश? बंदिश हौले से, सब ठीक हो जाएगा माँ, अब मैं खुद यहाँ हूँ। उसने काव्या को चुपचाप सोते देखा। उसके माथे पर अब भी पट्टी थी, लेकिन वह ठीक लग रही थी, और उसकी बच्ची भी उसके पास में लेटी हुई थी। दादाजी पूजा में बैठे थे और पापा किसी कॉल पर बात कर रहे थे। परिवार एक साथ था, लेकिन खतरा अब भी था। अचानक बिजली गुल हो जाती है, घर की सारी बत्तियां एक पल में बुझ गईं। एकदम सन्नाटा छा गया। बंदिश राजन की ओर देखते हुए, यही वक्त है, कोई पास है? बंदिश ने अपनी जेब से छोटा सा ट्रैकर निकाला। उसने दरवाजे के पास पहले से ही लगा रखा था। उसमें एक हल्की बीप आने लगी। राजन, बाहर कोई है, शायद वही अजनबी। बंदिश ने धीरे से अपनी जेब से एक गन निकाली और एक चाकू राजन की तरफ कर दिया, जबकि राजन ने टॉर्च निकाली। दोनों चुपचाप बाहर निकले। छत पर एक परछाई किसी ट्रांसमीटर जैसा यंत्र फिट कर रही थी। जैसे ही बंदिश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह व्यक्ति एकदम फुर्ती से कूदकर नीचे भागा। बंदिश, रुक जा! बंदिश ने उसका पीछा किया, लेकिन वो व्यक्ति अंधेरे में गायब हो गया। उसके पीछे केवल एक टूटा हुआ मोबाइल डिवाइस और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, तू भले ही बच गया,
लेकिन तेरे अपनों को नहीं छोड़ेंगे। अगली बार जब आएंगे तो कुछ छोड़कर नहीं जाएंगे। यह सिर्फ एक शुरुआत है। और बंदिश का चेहरा सख्त हो गया। और रघुवीर, रवि या कोई और? उसके दिल में कई नाम घूम रहे थे, लेकिन एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आया, रणविजय। बंदिश जानता था कि अब वक्त आ गया है असली दुश्मन का नाम जानने का और उसका सामना करने का। लेकिन उससे पहले उसे महक को सब कुछ बताना होगा। वह अकेले इस लड़ाई में नहीं रह सकता। बंदिश को पहली बार किसी के साथ का, किसी के अपनेपन का एहसास हुआ था। बंदिश को तभी वह डायरी याद आती है जो उसने महक के पास से ली थी, और अक्सर वह उसको पढ़ता था। उसको पढ़कर उसे ऐसा लगता था कि जैसे कुछ तो है जो उसे समझ में नहीं आया। तभी वह अपने डॉक्टर मेहता को फ़ोन करके उससे कहता है, जिस हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरा दिल ट्रांसफ़र हुआ था, मुझे वहाँ की हर एक डिटेल चाहिए। और जिसका भी दिल मेरे अंदर आया था, मुझे उस इंसान की भी हर एक डिटेल चाहिए। डॉक्टर गुप्ता पहले तो हैरान होते हैं, फिर कुछ सोचकर कहते हैं, ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ एक अजनबी था, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ पता चल जाए। मुझे थोड़ा वक्त दो। इतना कहकर वह फ़ोन रख देते हैं। बंदिश गहरी सोच में चला जाता है। जब बंदिश डॉक्टर गुप्ता से बात करने के बाद गहरी सोच में जाता है, क्योंकि वह जब महक के पास होता है तो उसका यह दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और महक को छूने के लिए तड़प जाता है। उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो उसके दिल से जुड़ा है। तभी राजन बंदिश के कमरे में आता है और उसे कहता है, तुमने क्या सोचा है? कैसे पता लगे कि आखिर ये सब कौन है? चिराग बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है और अब हम नहीं चाहते कि और किसी के ऊपर भी कोई खतरा हो। बंदिश अपने मुंह में सिगरेट फंसे हुए सिर्फ एक ही जवाब देता है, तुम चिंता मत करो, मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है। कल तक हमें पता चल जाएगा कि आखिर किसने हमारे घर पर नज़र रखी हुई है, और किसको पता है कि चिराग और दक्ष यहाँ पर नहीं है और तुम अकेले हो। किसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है? राजन, तुम्हें क्या लगता है, ये कोई तुम्हारे या हमारे गार्ड में से कोई है? बंदिश गहरी सोच में, पता नहीं, लेकिन पता करना होगा। कुछ तो ऐसा है जो हमारी नज़रों से छुपा हुआ है, वरना यह किसी को भी पता नहीं था कि मैं दिल्ली गया हूँ और तुम यहाँ पर अकेले हो। हमें हर एक इंसान पर नज़र रखनी होगी, यहाँ तक कि अपनी परछाई पर भी। अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को वहाँ से बचाया है, और उस इंसान को तो हमने पूरी तरह से मिटा दिया था। अब यह पता करना है कि यह नया दुश्मन कौन पैदा हो गया। राजन थोड़ी देर तक शांत रहता है, फिर बंदिश की तरफ देखकर, आखिर तुमने उस लड़की को पकड़ा क्यों था और फिर उसे इतनी जल्दी छोड़ क्यों दिया? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? दक्ष ने मुझे बताया तुमने क्या क्या किया उसके साथ। अगर तुमने उसे अपने पास रखने का फैसला कर लिया था तो तुमने इतनी जल्दी से मैं को कैसे छोड़ दिया? बंदिश, पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बहुत जल्द वह यहाँ मेरे पास होगी और मुझे हर एक बात की खबर चाहिए। और फिर राजन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें याद है हैदराबाद वाले अस्पताल में पूरी जानकारी है। वैसे तो मैं डॉक्टर गुप्ता को सब कुछ पता करने के लिए बोल दिया है, लेकिन अगर उनसे कुछ छूटता है तो तुम उसके बारे में पता करो। राजन, क्या पता करना है? यही कि जब मैं उस अस्पताल में गया था, दक्ष और दादाजी मुझे उस अस्पताल में लेकर गए थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मेरा दिल धड़कना बंद हो चुका है। मेरी हालत बहुत क्रिटिकल है, मैं बच नहीं पाऊंगा। उस वक्त किसी ने कहा था कि उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए इंसान मिल गया है। मुझे पता करना है वह इंसान कौन था, जिस इंसान का दिल मेरे अंदर है। राजन हैरानी से बंदिश की तरफ देखा और कहता है, आखिर तुम ये सब पता क्यों करना चाहते हो? बंदिश, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे औरतों से एलर्जी है। मैं कभी अपनी माँ के पास नहीं जाता, कभी काव्या के पास नहीं जाता, यहाँ तक कि उसकी छोटी सी बच्ची को भी नहीं छू पाता। लेकिन महक को मैंने पूरे एक हफ्ते तक अपने पास रखा है, उसे छुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके पास आते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। और जब मैं कल उससे अलग होकर यहाँ आया हूँ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दिल मेरे शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब तो समझते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे हर हाल में पता लगाना है कि मेरे अंदर किसका दिल है। राजन, तुम्हें क्या लगता है कि महक की तरफ तुम इसलिए अट्रैक्ट होते हो क्योंकि जिसका दिल तुम्हारे अंदर है वह महक से प्यार करता है? यह सुनकर बंदिश के हाथों की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो जाती हैं। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहकने लगती हैं, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे को सामान्य करते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने महक की डायरी पढ़ी है। वह किसी से प्यार करती थी और उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। मुझे जानना है वह कौन था जिससे महक पागलों की तरह प्यार करती थी।
और इसके लिए वह आज भी जीती है और आज भी मरती है। मैं जानता हूँ मैं बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप को प्यार करने के लिए मजबूर करूँगा या फिर सिर्फ मैं ही उससे प्यार करूँ, लेकिन मैं अब इस महक के बिना नहीं रह सकता। और अगर मेरे अंदर उस इंसान का दिल है जो महक को चाहता था, तो ये बात मुझे महक को बतानी होगी, क्योंकि वह बार बार मुझसे सवाल करती है कि आखिर ऐसा क्या है मुझ में। जब भी वह मुझे देखती है तो ऐसा लगता है कि उस इंसान की धड़कनें उसे सुनाई दे रही हैं जिससे वह प्यार करती थी। और यही सब सुनने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मुझे हर हाल में पता लगाना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। राजन बंदिश की हालत देखते हुए, अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं पता करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर ये सच हुआ कि उस इंसान का दिल तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करोगे? क्या महक से दूर चले जाओगे? बंदिश, नहीं, अब मैं महक से दूर नहीं रह पाऊंगा। लेकिन शायद ये सब सुनने के बाद महक के घर वाले और महक मुझे समझें और महक मुझसे दूर जाने की कोशिश ना करे। राजन, तुम्हें क्या लगता है, जब महक को ये पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर उस इंसान का दिल है जिससे वह प्यार करती थी, जो उसका मंगेतर था, क्या वह भी तुमसे प्यार करेगी? बंदिश खामोश हो जाता है, थोड़ी देर बाद सोचकर जवाब देता है, पता नहीं, लेकिन शायद इस दिल से ज़रूर प्यार करेगी और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी का साथ क्या होता है, किसी का प्यार क्या होता है। तुम जानते हो, सबके होते हुए भी मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, किसी को छू नहीं सकता, किसी को देख नहीं सकता। और जब पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जिसे मैं छू सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ, जिसके साथ वक्त बिता सकता हूँ, तो मैं उसे किसी भी हाल में अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। राजन की तरफ देखकर बंदिश, और मैं जानता हूँ तुम मेरी बात ज़रूर समझोगे। आखिर तुम भी तो इसी सिचुएशन से भाग रहे हो। तुम काव्या से दूर भाग रहे हो जिससे तुम उससे दूर रह सको। लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम कभी भी काव्या से दूर नहीं रह सकते। राजन, मैं जानता हूँ, लेकिन अब क्या एक बच्चे की माँ है। लेकिन तुम भी जानते हो कि वह सब कैसे हुआ। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, तो उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो, तो ये सब छोड़ो और काव्या को अपने करीब करने की कोशिश करो। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, और अब तो वह इंसान भी इस दुनिया में नहीं है जिसने काव्या के साथ ये सब किया था। तो तुम आराम से अपने प्यार के साथ ज़िंदगी बिता सकते हो। लेकिन हाँ, मेरे यह सब कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम यह समझो कि काव्या मेरी बहन है, इसलिए मैं तुम्हें उसके करीब भेज रहा हूँ। नहीं, जैसे काव्या मेरी बहन है वैसे ही तुम भी मेरे लिए दक्ष से कम नहीं हो। बस मैं तुम दोनों की खुशी चाहता हूँ, कि मैंने उसे उस दिन दिल्ली जाने से पहले देखा था। तुम पूरी रात काव्या के रूम के बाहर थे, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यह कह रहा हूँ, भगवान ने तुम्हें मौका दिया है तो तुम उसे अपनाओ। और यह जो कोई भी हमारा नया दुश्मन आया है, इसे जल्द से जल्द हमें ख़त्म करना होगा। बंदिश बहुत प्यार से राजन को सारी बात समझाता है, क्योंकि वह जानता था कि राजन काव्या से बहुत प्यार करता है, लेकिन किसी हिचक और किसी डर की वजह से वह काव्या के पास नहीं जा रहा है। इसलिए बंदिश राजन को हर बात प्यार से समझाता है। राजन भी अब कहीं ना कहीं बंदिश की बात से सहमत था, और वह अपने मन में विचार करता है कि वह जल्दी काव्या से बात करेगा। राजन, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुमने सोचा है कि अगर जो तुम सोच रहे हो कि मैं के उसके मंगेतर का दिल तुम्हारे अंदर है, तो तुम क्या करोगे? बंदिश राजन की बात सुनकर गहरी सोच में चला जाता है, और अपने मन में वह सब सोचता है जो उसने उस डायरी में पढ़ा था, कि वह दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन जल्दी बंदिश अपने होश में वापस आता है और राजन की तरफ देखकर कहता है, अब चाहे कुछ भी हो, वह मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। मैं किसी भी हालत में उसे अपने आप से अलग नहीं करूँगा। और अगर उस इंसान का दिल मेरे अंदर भी है, तो मैं हरगिज महक को अपने से अलग नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। वह दोनों बातें कर रहे थे कि तभी बाहर से दक्ष आता है, और बंदिश और राजन की तरफ देखकर, भाई, मुझे खबर मिली है। बंदिश राजन की तरफ देखता है, हाँ बताओ क्या हुआ है दक्ष भाई। आपका सोच बिल्कुल सही था, यह वही राघवेंद्र हो सकता है, इसी ने हम पर अटैक किया है। उसे पता चल चुका है कि आप ठीक हो चुके हैं, और आपने ही उसके भाई को पूरी तरह से बर्बाद किया है। पुणे में उनकी जो भी फैक्ट्री थी, जो भी काम था, आपने सब बर्बाद कर दिया है। बंदिश उसकी तरफ देखकर कहता है, इसका मतलब मेरा सब कुछ सही था, ये उसका भाई है। दक्ष, हाँ भाई, ये उसका भाई है, और वह अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। बंदिश, इसका मतलब जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते, परिवार के हर सदस्य पर खतरा मंडरा रहा है। किसी भी तरह से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा बिना मुझे बताए। भाई, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी को उसके पीछे लगाता हूँ। अब तक हम अपने दुश्मन से अनजान थे, लेकिन अब जब हम सारी सच्चाई जान चुके हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह उससे हार सकते हैं। बंदिश दक्ष की तरफ देखता है। और तुम बस एक बात का ध्यान रखना, मम्मी पापा को किसी भी तरह से कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम उनके अच्छे से ख्याल रखो जब तक मम्मी पापा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। उन्हें हर स्ट्रेस से दूर रखना है और हो सके तो दादाजी को भी इन सब से दूर रखो। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से वह किसी भी बात को लेकर परेशान हो। दक्ष, भाई मुझे एक खबर और मिली है। बंदिश, हाँ क्या हुआ? भाई उसको यह भी पता चल चुका है कि काव्या ने उसके भाई की बेटी को जन्म दिया है और वह किसी भी तरह से काव्या से उसकी बेटी को छीनना चाहता है। यह सुनकर बंदिश और राजन की गुस्से से मुट्ठियां बंद हो जाती हैं और उनकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। बंदिश, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर उसने काव्या की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंदिश राजन की तरफ देखता है। राजन, हमें इन सब से काव्या और उसकी छोटी सी बच्ची को दूर रखना है। काव्या पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है और अगर अब उसके साथ कुछ भी हुआ तो वह टूट जाएगी। तुम कल ही उसे यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाओ। राजन, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम सबको यहाँ छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? बंदिश, यहाँ सब मैं देख लूँगा। तुम सिर्फ काव्या और उसकी बेटी का ध्यान रखना और जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है वह भी। राजन, तुम अच्छी तरह से जानते हो बंदिश, काव्या ऐसे नहीं जाएगी। बंदिश एक गहरी सांस लेता है और राजन की तरफ देखकर, मैं तुम्हें ऐसे उसे ले जाने के लिए नहीं कह रहा। वह अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और जल्दी से एक वकील के पास फ़ोन करता है। जल्दी से एक मैरिज सर्टिफिकेट तैयार करो और सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जानी चाहिए। यहीं साइन करवा कर ले जाओ और कल तक मुझे ये शादी रजिस्टर चाहिए। वकील बंदिश की बात सुनकर घबरा जाता है, लेकिन फिर ठीक है सर, काम जल्दी हो जाएगा। राजन और दक्ष हैरानी से बंदिश की तरफ देखते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि बंदिश क्या करने की कोशिश कर रहा है। बंदिश उन दोनों की तरफ देखकर, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो फैसला लिया है वह सबकी भलाई के लिए है। तुम दोनों की कल ही शादी रजिस्टर होगी और तुम दोनों यहाँ से तब तक के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाओ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम सब वापस आ जाना। लेकिन काव्या का यहाँ से दूर जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। तुम शायद ये नहीं जानते कि डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि अगर काव्या के साथ दोबारा से कुछ भी हुआ तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वह पागल भी हो सकती है। यह सुनते ही दक्ष और राजन बुरी तरह से डर जाते हैं और राजन जल्दी से इन सब के लिए हाँ कर देता है। दक्ष भाइयों से, राघवेंद्र का क्या करना है? बंदिश, मैंने सबको फ़ोन कर दिया है, सब उसकी लोकेशन का पता कर रहे हैं। एक बार हमें पता चल जाए कि वह कहाँ है, फिर मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि वह ज़िंदगी में कभी भी किसी को परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगा। इन दोनों भाइयों ने हमारी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। अब मैं उन्हें दिखाता हूँ कि नर्क क्या होता है। थोड़ी देर में ही बंदिश का फ़ोन बजता है। बंदिश फ़ोन उठाकर देखता है, उस पर क्यारा का नाम शो हो रहा था। वह जल्दी से फ़ोन उठाकर बात करता है तो उधर से क्यारा की आवाज़ आती है। सर, राघवेंद्र मुंबई में आ चुका है। वह अपने भाई की मौत से पूरी तरह से पागल हो गया है और वह हमारे बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हमने उसे अपने कई गोदाम में गलत तरीके से इलीगल सामान रखते हुए पकड़ लिया है। लेकिन वह कुछ भी कर सकता है, वह शायद बम भी रख सकता है। बंदिश, उस पर पूरी तरह नज़र रखो और अपने हर गोदाम, हर ऑफिस की सिक्योरिटी डबल कर दो। मुझे किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं चाहिए और उसे राघवेंद्र की कोई कमज़ोर कड़ी ढूंढो जिसे हम अपने कब्जे में कर सकें। क्यारा, ओके सर, नेक्स्ट पार्ट।